हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग। तो आज हमारा टॉपिक है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारे एमपीएमएससी यूनिवर्सिटी एग्जाम के प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैंने देखा था, कई बार पूछा गया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज अ पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड प्राइमरली बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मतलब कि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये बहुत सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज है, जो कि प्राइमरली किससे कॉज्ड होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कॉज्ड होता है। इट मेनली अफेक्ट्स द लंग, ऑल्दो इट कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स। इट ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट रिलीज्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ, स्नीव्स और टॉक्स। ये सबसे ज़्यादा मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, बट बाद में ये दूसरे अदर्स ऑर्गन को भी स्प्रेड हो जाता है। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, जो कि कब रिलीज होता है? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है या टॉक्स करता है, तो एयर ड्रॉपलेट रिलीज होते हैं और जब वो एक हेल्दी पर्सन में इनहेल करके उनके लंग्स में क्या हो सकते हैं? एंटर कर सकते हैं और उनको क्या कॉज कर सकते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं वो क्या कॉज कर सकते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकते हैं। इसका सेकेंड डेफिनेशन है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज क्लासिफाइड एज एन एयरबॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज एंड कैन रिमेन लेटेंट और बिकम एक्टिव। मतलब ये कि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है उसको किस में क्लासिफाइड किया गया है? एयरबॉर्न कम्युनिकेबल डिसीज में क्लासीफाई किया गया है। और ये लेटेंट फॉर्म में भी रह सकता है और एक्टिव फॉर्म में भी रह सकता है। लेटेंट का मतलब ये कि किसी भी पर्सन के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर तो कर चुका है, बट वो कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है। और एक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर कर गया है तो वो सिम्टम भी शो कर रहा है और वो इन्फेक्शियस भी है। मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर स्प्रेड कर सकता है। लेकिन वही अगर लेटेंट फॉर्म में है टीबी या फिर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो वो क्या करेगा? किसी भी पर्सन पे या वो सिम्टम भी शो नहीं करेगा और अदर पर्सन में क्या करेगा? वो स्प्रेड भी नहीं करेगा। अब हम देखेंगे इसका ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में सबसे पहला कॉज जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। मतलब कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो प्राइमरली कॉज है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। बट कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो एक पर्सन में ट्यूबरकुलोसिस डेवलप करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो क्या है? सबसे पहले क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एन एक्टिव टीबी पेशेंट। मतलब कि अगर कोई पेशेंट टीबी है उसको और अगर कोई हेल्दी पर्सन उसके कॉन्टैक्ट में जाता है तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, या अगर वो स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, बात कर रहा है, तो क्या होंगे? ड्रॉपलेट क्या होंगे? एयर में रिलीज होंगे। और वही चीज़ क्या होगा? जो हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा। तो ऐसे क्या होगा? जो उसमें जो बैक्टीरिया है वो हेल्दी पर्सन में एंट्री कर जाएंगे और बाद में क्या डेवलप करेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस डेवलप करेंगे। फिर नेक्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन। प्योर न्यूट्रिशन क्या क्यों कॉज कर सकता है? क्योंकि जो इम्यूनिटी है इसमें वीक हो सकती है, क्योंकि जो वो पुअर न्यूट्रिशन मतलब वो न्यूट्रिशन ही प्रॉपर नहीं ले पा रहा है। फिर है क्रॉनिक डिसीज। क्रॉनिक डिसीज जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये भी क्या कर सकती है? ऐसे रिस्क फैक्टर है जो बाद में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर लास्ट है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल एब्जॉर्प्शन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को हेल्प करने में, कि वो किसी भी पेशेंट के अंदर क्या कर सके? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डेवलप कर सके। अभी हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इनहेलेशन ऑफ टीबी बैसिली। जब भी जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजिंग वेक्टर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में एंट्री करता है? बैसिली फॉर्म में एंट्री करता है। तो जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है तो वो क्या होता है? एयर में रिलीज हो जाता है और जो अनदर पर्सन रहता है, हेल्दी पर्सन रहता है, वो इसको इनहेल कर लेता है और वो डायरेक्टली कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। देन हमारा सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? एल्वियोलर माइक्रोफेजेस इंगल्फ बैक्टीरिया। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री करते हैं तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है? माइक्रोफेजेस को एक्टिव करते हैं। माइक्रोफेजेस का क्या काम रहता है? फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करना। तो यहाँ पे जो माइक्रोफेजेस है वो बैक्टीरिया को क्या कर रहा है? इंगल्फ कर रहा है। तो जब भी टीबी क्या होगा? जब भी जो टीबी बैक्टीरिया है, मतलब जो बैसिली या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो जब भी हमारे इनहेल करके हमारे लंग्स में एंट्री करेगा तो वो कहाँ पर रीच होगा? कहाँ पे पहुँचेगा? एल्विलाई में पहुँचेगा। एल्विलाई में पहुँचने के बाद जब माइक्रोफेजेस है वो क्या करेंगे? उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, बट फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो टीबी का बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द माइक्रोफेजेस। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से माइक्रोफेजेस यहाँ पे इनको इंगल्फ तो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस सेल के अंदर ही क्या है? सर्वाइव कर जा रहे हैं। इनसाइड द सेल वो क्या हो रहे हैं? सर्वाइव कर जा रहे हैं। ठीक है।
अब थर्ड स्टेप है हमारा टीबी बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, मतलब कि जो माइक्रोफेजेस है उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को इंगल्फ किया था और वो उनके सेल के अंदर ही सर्वाइव कर गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो वो उस सेल के अंदर ही जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लिकेशन करने स्टार्ट कर देगा और इनसाइड द मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड टू नियर बाय लंग टिश्यू एंड लिम्फ नोड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैक्रोफेजेस के अंदर ही जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे थे और स्टार्ट करने के बाद वो स्प्रेड हो रहे थे नियर बाय ऑर्गन में या टिश्यू में। फोर्थ स्टेप है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स इन ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। द बॉडी ट्राइज टू फाइट बैक यूजिंग टी लिम्फोसाइट। अब क्या हो गया कि जो माइक्रोफेजेस थे, जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया माइक्रोफेजेस के अंदर इंगल्फ कर लिया था तो मैक्रोफेजेस के अंदर ही सर्वाइव कर गए थे और वो उन्हीं के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट स्टिल हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उनको वो रिस्पॉन्स करती है और वो फिर से उसके अगेंस्ट जो फाइट करने की कोशिश करती है। किसके थ्रू, किसकी हेल्प से? टी लिम्फोसाइट्स की हेल्प से। बट फिर भी अब जो टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होता है तो वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा और माइक्रोफेजेस बनाने लगता है। जो क्या करेगा, जो भी टी लिम्फोसाइट जब भी एक्टिव होंगे तो वो क्या करेगा, मोर मैक्रोफेजेस बनाने लग जाएगा। अब क्या हो रहा है कि ग्रेनुलोमा का फॉर्म होगा। जितने ज़्यादा मैक्रोफेजेस होंगे वो ना गुच्छे में बनते जाएंगे तो उसको लंप भी बोलते हैं। तो ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा, मतलब कि स्मॉल लंप ऑफ इम्यून सेल्स, मतलब कि इम्यून सेल्स यहाँ पे किसको बोल रहा है, वो मैक्रोफेजेस को ही बोल रहा है। तो मैक्रोफेजेस का लंप फॉर्मेस हो जाएगा, उसको वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन बोल रहा है। और ये क्या करेगा, ये फिर से उस बैक्टीरिया को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा। अब यहाँ पे देखो इनसाइड सीजियस नेक्रोसिस, मतलब ये नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। अब यहाँ पे सेल डेथ किसकी हो रही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की हो रही है। यहाँ पे डेथ क्यों हो पा रही है उसकी, यहाँ पे भी उसकी कंप्लीटली डेथ नहीं हो रही है, चीज़ लाइक डेथ हो रही है। मतलब कि वो थोड़ा सा वीक पड़ गया, इसके वजह से वो उसकी जो पावर है वो वीक हो गई है, इसलिए उसको वहाँ पे सीजियस नेक्रोसिस बोल दिया गया है। और वो भी इसलिए डेथ हुई है क्योंकि उस टाइम पे जो मैक्रोफेजेस था वो सिंगल था, बट यहाँ पे बहुत सारे मैक्रोफेजेस मिलके एक लंप फॉर्म किए, देन इसको ट्रैप किए हैं, तो उसकी वजह से उसकी क्या हो गई है, चीज़ लाइक डेथ हो गई। और हम इसको, इस प्रोसेस को गोन फोकस बोलते हैं, GHON, गोन फोकस। देन हम फिफ्थ स्टेप देखेंगे। फिफ्थ स्टेप लेटेंट VS एक्टिव टीबी। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि मैक्रोफेजेस ने लंप बना के उस बैक्टीरिया के सेल को, बैक्टीरिया को ट्रैप कर लिए थे, बट अब यहाँ पे उसकी चीज़ लाइक डेथ भी हो गई थी। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर इन फ्यूचर अगर किसी उस पर्सन की इम्यूनिटी वीक होती है तो वो क्या होगा, अगर वो ग्रेनुलोमा के अंदर है तो वो लेटेंट फॉर्म में रहेगा, मतलब स्टिल वो उस पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करता है बट वो कोई सिम्टम्स नहीं कर रहा है और ये इन्फेक्शियस भी नहीं है, मतलब वो खुद से दूसरे पर्सन को स्प्रेड भी नहीं कर सकता जब तक वो ग्रेनुलोमा के अंदर है। बट अगर इन फ्यूचर अगर उस पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया है इस ग्रेनुलोसा के आउटसाइड आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो वो आउटसाइड हो जाएंगे और आउटसाइड होने के बाद क्या करेंगे, वो टीबी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, मतलब वो सिम्टम भी शो करेगी और वो उतनी ही इन्फेक्शियस भी होगी और वो उस पर्सन से नेक्स्ट पर्सन को भी स्प्रेड कर सकती है। तो हमने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में कुछ स्टेप्स देखे, जिसमें फर्स्ट स्टेप था क्या था, जिसमें जो बैक्टीरिया था वो इनहेल कर रहा था पर्सन, किसके थ्रू कर रहा था, ड्रॉपलेट के थ्रू कर रहा था, और वो बैक्टीरिया थे वो किसके अंदर एंट्री हो रहे थे, लंग्स के अंदर हो रहे थे और लंग्स से कहाँ पहुंच रहे थे, एल्विलाई में पहुंच रहे थे। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था, नेक्स्ट स्टेप में जो एल्वियोलर था वो माइक्रोफेजेस इंगल्फ बैक्टीरिया, जो एल्वियोलर के माइक्रोफेजेस थे उस बैक्टीरिया को इंगल्फ करने की कोशिश कर रहे थे, बट इस प्रोसेस में वो क्या हो जा रहे थे, फेल्ड हो जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम का ट्यूबरक्लोसिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैक्रोफेजेस के कंपेयर में। थर्ड स्टेप में हमने देखे थे कि जो टीबी बैक्टीरिया था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो मैक्रोफेजेस थे वो इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर रहे थे, बट स्टिल वो उनके अंदर इनसाइड क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर जा रहे थे। अब वो उनके अंदर ही मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे और क्या करेंगे, नियर बाय लंग्स टिश्यू में और लिम्फ नोड में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन फोर्थ स्टेप में हमने देखा था इम्यून रिस्पॉन्स इन ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, मतलब कि इन फ्यूचर में जैसे ही उस बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगती है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो बॉडी फिर से फाइट करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होता है तो वो बहुत ज़्यादा माइक्रोफेजेस बनाता है और यही माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, ग्रेनुलोमा फॉर्म करते हैं। और क्या करते हैं, ग्रेनुलोमा फॉर्म मतलब कि जो माइक्रोफेजेस है इनका बहुत सारा गुच्छा बन जाता है, उसी को ग्रेनुलोमा बोल रहा है। और ये ग्रेनुलोमा क्या करेंगे, बैक्टीरिया को ट्रैप करेंगे। बैक्टीरिया को ट्रैप करने के बाद उनके इनसाइड उनकी चीज़ लाइक डेथ हो जाती थी, जिसको सीजियस नेक्रोसिस बोला गया था और इनको गोन फोकस भी बोला जाता है। अब इन फ्यूचर
5th स्टेज में ये डिपेंड करता है, अगर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है तो जो बैक्टीरिया है वो ग्रेनुलोमा के इनसाइड ही रहेगा और वो लेटेंट फॉर्म में रहेगा, मतलब सिम्टम्स और नॉन इन्फेक्शियस रहेगा। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है तो वो ग्रेनुलोमा के बाहर आ जाएगा और एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, मतलब वो सिम्टम भी शो करेगा और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड भी होगा। अब हम ट्यूबरक्लोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सिर्फ एक थेरेपी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है डॉट्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। ये 6 मंथ का कोर्स होता है। और डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स का मतलब क्या होता है कि इस थेरेपी में या इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि पेशेंट उस डोज को कम्प्लीटली ले रहा है या नहीं, या रेगुलरली ले रहा है या नहीं। हम उनको क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है। अब डॉट्स थेरेपी में सिर्फ 4 मेडिसिन आती है, जिसका डिनोट लेटर ये HRZE। ये क्या करता है, ये लेटर डिनोट करता है कि कौन सा ड्रग है। जैसे H लेटर जो है वो आइसोनाइज्ड को डिनोट करता है, R लेटर रिफाम्सिन को डिनोट करता है, Z लेटर पायराजिनामाइड को डिनोट करता है और E इथाम्ब्यूटल को डिनोट करता है। तो डॉट्स थेरेपी में ये 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि पेशेंट को दिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ देखना कि जो पहला 2 मंथ रहता है ये 4 मेडिसिन चलती है। 6 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन जो पहले 2 मंथ रहते हैं ये चारों मेडिसिन का कोर्स चलता है। बट नेक्स्ट के जो 4 मंथ रहते हैं, नेक्स्ट का जो 4 मंथ रहता है उसमें सिर्फ ये 2 मेडिसिन चलाते हैं, आइसोनाइज्ड और रिफाम्सिन। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, इन सारे ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट्स है वो हम देखेंगे। जैसे आइसोनाइज्ड है, ये क्या क्रिएट करता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी, हमारे लीवर फेल कर सकता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब कि हमारे हाथ पैर में सेंसेशन फील नहीं होगा। देन नेक्स्ट है हमारा रिफाम्सिन में सेम हिपेटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। देन इसका जो मेन साइड इफेक्ट्स है वो है जो यूरिन है वो ऑरेंज कलर। पायराजिनामाइड में हिपेटोटॉक्सिसिटी भी होगी, लेकिन उसके साथ हाइपर यूरेसीमिया होगा। हाइपर यूरेसीमिया मतलब ये कि जो ब्लड में यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है। देन हमारा इथाम्ब्यूटल ऑप्टिक न्यूराइटिस क्रिएट करता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब कि हमारे जो विजुअल होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस आने लगते हैं। जो आई है उसमें ब्लड विजन दिखने लगेगा, हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, ये सारे जो हमने अभी जो पढ़े 4 ड्रग्स, इन सबके साइड इफेक्ट्स थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब हम कभी भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे तो हम ये इस चीज़ को लिख सकते हैं कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें नोटिस करने होते हैं जब भी हम किसी पेशेंट को क्या करते हैं, डॉट्स थेरेपी चलाते हैं। अब हम देखेंगे नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्यूबरक्लोसिस में नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। पहला क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल, मतलब कि जो भी एक्टिव पेशेंट रहेगा जिसको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है उनको क्या करना है, आइसोलेट करके रखना है, उनको वेल वेंटिलेटेड रखना है, या फिर उसको हम नेगेटिव प्रेशर रूम भी बोलते हैं। जो वेंटिलेशन रूम है ना, हम उसको नेगेटिव प्रेशर रूम भी बोलते हैं। फिर यूज़ एयरबॉर्न प्रिकॉशन, जो एयरबॉर्न डिसीज़ के जो भी प्रिकॉशन है, लाइक मास्क वियर करना है ना, सैनिटाइज का हेल्प करना, हैंड हाइजीन करना, ये सब का प्रॉपर ध्यान देना है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा एजुकेट ऑन कफ हाइजीन एंड सेफ स्पुटम डिस्पोजल, मतलब पेशेंट को हमें कफ हाइजीन के ऊपर एजुकेट करना है कि वो अगर स्नीज कर रहा है तो अपने हाथ का यूज़ करे, ओपनली ना स्नीज करे। क्योंकि अगर वो उसने स्नीज किया तो वो क्या होगा, एयर में प्रेजेंट होगा और जब भी हम इनहेल करेंगे तो वो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगा इनहेलेशन के थ्रू। और सेफ स्पुटम डिस्पोजल, जो टीबी पेशेंट रहते हैं उनके में बहुत कफ बनता है तो उसमें क्या करते हैं, हम सक्शनिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या करना है, उनका सेफ स्पुटम डिस्पोजल करना है, प्रॉपर डिस्पोजल करना है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। देन हमारा मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। मॉनिटरिंग असेसमेंट में हम डॉट्स थेरेपी के टाइम पे पेशेंट का मॉनिटर करते हैं। जैसे सबसे पहले रेगुलरली एसेस रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड वाइटल साइंस। सबसे पहला हमारा रोल होता है वाइटल साइंस को एसेस करना। और रेस्पिरेटरी स्टेटस इसलिए देखा गया है क्योंकि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। देन हमारा मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी टीबी ड्रग। हमने अभी भी जो पीछे जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स देखे थे उन सबको हमको क्या करना है, मॉनिटर करना है कि किसी भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स तो शो नहीं कर रहे। देन चेक न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन स्टेटस। पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस, हाइड्रेशन स्टेटस चेक करते रहना है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपर वाटर इनटेक कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट ले रहा है कि नहीं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट एंड एजुकेशन। पेशेंट को सपोर्ट देना है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली सपोर्ट देना है और उनको एजुकेशन देना है। इमोशनल सपोर्ट देना और एजुकेट कैसे करना है कि टीबी ट्रांसमिशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एडहेरेंस, मतलब कि पेशेंट को टीबी ट्रांसमिशन के बारे में बताना है कि कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होती है तो हमको प्रॉपर हाइजीन रखना पड़ेगा, आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। देन हमको उनको बताना है कि मेडिकेशन प्रॉपर लेना है तभी आप प्रॉपरली ठीक हो पाओगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन बताना है हमको। और नेक्स्ट है क्या, उनको एजुकेट करना है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी है और हाई कैलोरी डाइट लेनी है, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है उनके सिम्टम में हमने देखा था कि वेट लॉस होता है, उनको एनोरेक्सिया की कंडीशन आती है। तो इस टाइम पे जो पेशेंट है उनको अपनी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट ऐड करना है और हाई कैलोरिक डाइट ऐड करना है। देन लास्ट पॉइंट है हमारा इनकरेज रेगुलर फॉलोअप स्पुटम टेस्ट एंड चेस्ट एक्सरे, मतलब कि जो पेशेंट है उनको इनकरेज करना है रेगुलर फॉलोअप के लिए अपना स्पुटम टेस्ट कराए और दूसरा चेस्ट एक्सरे की। अरे रे, लास्ट पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन। इनकरेज रेगुलर फॉलोअप एंड स्पुटम टेस्ट एंड चेस्ट एक्सरे। पेशेंट को इनकरेज करना है ताकि वो रेगुलर फॉलोअप करे, अपने स्पुटम टेस्ट कराते रहे और हम अपना चेस्ट एक्सरे करवाते रहे ड्यूरिंग द शॉर्ट कोर्स थेरेपी, डॉट्स थेरेपी। देन अरेंज डॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी अपॉइंटमेंट। जब भी पेशेंट की डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स की जो मेडिकेशंस चलती है, उनका जो ट्रीटमेंट चलता है, उस टाइम पे जो पेशेंट है उनका अपॉइंटमेंट अरेंज करवाना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी होता है, मतलब हमको पेशेंट को ऑब्जर्व करना रहता है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं रेगुलर टर्म्स पे। तो इस टाइम हम क्या करते हैं, जो नर्सेस का रोल होता है यहाँ पे, उनको क्या कराना होता है, अरेंज डीओटी अपॉइंटमेंट्स, उनको अपॉइंटमेंट्स कराना होता है जिसमें हम पेशेंट का क्या करते हैं, पूरा फॉलोअप लेते हैं कि उनने कितना मेडिकेशन लिया, उन प्रॉपर डाइट ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो आइसोलेशन का ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सिंप्लीफाइड नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करोगे कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।